नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं आज राफेल पर। राफेल की डील जो कि भारत और फ्रांस के बीच में लंबे समय से अटकी हुई है, आज उस पर जो अपडेट आया है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। फ्रांस की तरफ से यहाँ अपडेट ये दिया गया है कि हम अगस्त के मिड तक यानी 15 अगस्त के आसपास भारत को ये अपडेट कर देंगे कि हम इस डील को किस तरीके से करने जा रहे हैं। एक्चुअल में ये जो डील अटकी हुई है कहीं ना कहीं भारत और फ्रांस के बीच में, भारत जो चाहता है वो आत्मनिर्भर प्रोग्राम के तहत पूरी तरह से राफेल का निर्माण भारत में चाहता है और फ्रांस से सोर्स कोड चाहता है। लेकिन फ्रांस इसमें कहीं ना कहीं असमर्थता दिखा रहा है और कई ऐसे लॉजिक उन्होंने दिए हैं जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि ये हम आपको देने में सक्षम नहीं है। तो आज का जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग क्या पता चलता है, क्या वास्तव में फ्रांस इस पर राजी हो गया है, यानी उसने सहमति जता दी है कि भारत को वो अपना सोर्स कोड दे देगा। सोर्स कोड का मतलब ये है कि राफेल से संबंधित जो सारी जानकारी है, जो सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम है, वो भारत के हाथों में होगा। भारत उसे जैसे चाहे वैसे मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि क्या भारत को यह प्राप्त नहीं होगा। अगर प्राप्त नहीं होगा तो ये इतनी बड़ी जो डिफेंस डील है, जिसे लगभग ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगभग 3.25 लाख करोड़ के आसपास की डील है और वर्तमान 114 रफेल की बात करें तो 2 लाख करोड़ के आसपास की डील है। तो क्या ये डील अटक जाएगी? तो आज के सेशन में हम यही बात करने जा रहे हैं, इसका एनालिसिस करेंगे। फ्रांस की क्या इसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि समस्याएं क्या हैं फ्रांस को सोर्स कोड देने में, और भारत क्यों चाहता है, इन सब पर हम आज डिटेल में बात करने जा रहे हैं। देखिए खबर क्या है। 114 राफेल जेट डील, फ्रांस एक्सपेक्टेड टू रेस्पोंड इंडियाज लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बाई मिड अगस्त। यानी भारत ने जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा था, मिड अगस्त अगस्त तक रेस्पॉन्ड करने के लिए बोला है। फ्रांस की तरफ से ये कहा गया कि हम अगस्त के महीने में आपको रेस्पॉन्ड करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरे कयास न्यूज एजेंसीज में ये भी लगाए जा रहे हैं कि राफेल की जो ये डील है वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। सबसे पहले तो ये देखिए कि भारत को राफेल की आवश्यकता क्यों है। एक्चुअल में देखिए, आज वायुसेना की हम बात करें तो वायुसेना भारत की बहुत ताकतवर मानी जाती है और ओवरऑल अभी जो रैंकिंग आई है उसमें भारत की वायुसेना को तीसरे नंबर पर रखा गया था। पड़ोसी देश जो हमारे चाइना और पाकिस्तान की बात करें तो इनसे बहुत आगे है। चीन से हम आगे हैं, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे हैं। लेकिन अभी भारत जिस समस्या से जूझ रहा है वो ये है कि भारत के पास में वायुसेना को जितने स्क्वाड्रन की रिक्वायरमेंट है उतने स्क्वाड्रन भारतीय सेना के पास नहीं है। वैरायटी बहुत है हमारे पास में, अलग अलग तरह के लड़ाकू विमान हैं, उनको हम मॉडर्नाइजेशन में ला रहे हैं, यानी उनके साथ में अपनी जो इंटीग्रिटी है उसको भी डाल रहे हैं, अपने हथियार प्रणाली को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। लेकिन जितनी ओवरऑल तादाद, जितनी संख्या भारत के पास होनी चाहिए, लगभग 40 से एबव स्क्वाड्रन भारतीय सेना के पास होने चाहिए, वो स्क्वाड्रन भारत के पास में लगभग 30 से कम है। अगर इसको हमें बढ़ाना है तो ऐसे में राफेल की जो डील है वो अहम यहाँ पर होती है, बहुत महत्व रखती है। क्योंकि राफेल की जो संख्या है, जितनी संख्या में तादाद में हम खरीद रहे हैं फ्रांस से, उनसे मान के चलिए 10 से 11 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना के बढ़ जाएंगे। तो भारतीय वायुसेना जो वर्तमान में 30 के आसपास है वो 40 के आसपास स्क्वाड्रन पर पहुंच जाएगी। देखिए, अभी हमारा जो एलसीए मार्क 1 ए की बात कर रहे हैं हम, एलसीए मार्क 2 की बात कर रहे हैं हम, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है काफी डिले हो चुके हैं, ये अभी ऑपरेशनल फेज में नहीं आ पा रहे हैं। तेजस मार्क 2, एलसीए तेजस मार्क 2 की बात करें तो ये काफी अभी और लंबा समय लगने वाला है। मार्क 1 ए जो है वो ऑपरेशनल फेज में आ रहा है, लेकिन जितनी संख्या की रिक्वायरमेंट है उसको आने में काफी समय लगेगा। तो ऐसे में हमें जो हमारे पास में सॉल्यूशन है वो है राफेल। राफेल जो लड़ाकू विमान है दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक है, 4.5 जनरेशन का है और वर्तमान में भारत की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करता है। राफेल का एक गणित आप यहां पर समझिए कि लगभग 62 के आसपास का ऑर्डर भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना पहले ही फ्रांस की जो दसॉल्ट एविएशन कंपनी है उसको पहले ही दे चुकी है। तो 62 राफेल तो हम पहले से ही इनके को ऑर्डर दे चुके हैं, जिनकी डील हो चुकी थी। फिर उसके बाद भारतीय वायुसेना जो है उसने 114 राफेल की डिमांड और की थी और इस तरह टोटल संख्या हो जाती है 176। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने 31 जो संख्या में राफेल हैं उनकी एडिशनल डिमांड की है, यानी अलग से डिमांड की है कि भाई हमें 31 राफेल्स की और आवश्यकता है।
अगर ये ओवरऑल संख्या देखते हैं तो ये 200 से ज्यादा हो रही है। 200 से ज्यादा हो रही है, इसका मतलब अच्छी खासी संख्या में भारत के जो स्क्वाड्रन्स हैं उनको ये बढ़ा सकते हैं। अब देखो हुआ क्या है कि जो ओवरऑल हमारे पास में भारतीय वायुसेना की जो समस्याएं हैं उनका जब आकलन किया गया, उनका ऑब्जर्वेशन किया गया, भारत के जो रक्षा सचिव है राजेश कुमार सिंह, इन्होंने इस पर पूरी डीप स्टडी की है। इन्होंने 2024 में जो पद संभाला उसके बाद से कहा जाता है कि वायुसेना को किस तरीके से ताकतवर बनाया जा सकता है, इस पर इन्होंने बहुत ध्यान दिया है। और उसमें इन्होंने ये कहा कि हमें राफेल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए 114 जो राफेल हैं उनके लिए डीएसी के द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। डीएसी ने जब मंजूरी दी उसके बाद हमने एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा फ्रांस के लिए, और ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा गया था मई में। मई में अभी चल रहा है जुलाई, यानी अभी तक लेकिन फ्रांस की तरफ से कोई रेस्पॉन्ड नहीं आया था। फ्रांस ने जब कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है तो भारत की तरफ से भी कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया जा रहा है कि भाई आप जल्दी से हमें जवाब दीजिए, आपको किस कंडीशन में राफेल हमें देना है, इस पर हमें बात कीजिए। क्योंकि भारत इसमें जो चाहता है वो पूरी तरह से मेड इन इंडिया और सेल्फ रिलायंस इंडिया की बात करता है, यानी आत्मनिर्भर भारत, और भारत में ही इनका निर्माण हो, भारत पर ही, भारत के ही इस पर सारे अधिकार हों। ये भारत की रिक्वेस्ट है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में जो भेजी गई है। लेकिन फ्रांस इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहा है, उसके पीछे तीन बड़े कारण हैं। तीन कारण कौन कौन से, उन पर हम बात करेंगे। यहां देखिए आप कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो भेजा गया उसमें यह भी कहा गया कि लगभग 114 में से 95 राफेल जेट जो है वो आपको भारत में बनाने होंगे। दसॉल्ट एविएशन जो कंपनी है वो एक भारतीय कंपनी के साथ मिलकर इनका निर्माण भारत में करेगी। तो इसका जवाब अभी तक फ्रांस की तरफ से नहीं दिया गया है। और अब यहां पर यह बात कही जा रही है कि लगभग 114 राफेल की जो डील थी वो 2 लाख करोड़ के आसपास की थी। अगर फ्रांस इस पर राजी नहीं होता है तो ये डील टूट सकती है, और या फिर फ्रांस इस पर राजी हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी डील को फ्रांस भी नहीं चाहेगा कि उसके हाथ से निकल जाए। समस्या यह है तकनीकी कारणों का अगर हम विश्लेषण करें कि फ्रांस क्यों नहीं चाहता या फ्रांस कहां अटक रहा है, तो उसके तीन बड़े कारण निकल कर आते हैं। सबसे पहले आप समझिए, एक्चुअल में जो राफेल जेट है, राफेल जेट जैसा कि मैंने कहा 4.5 जनरेशन का है, इसकी तमाम तकनीकी खूबियां हैं, लेकिन इसके पास इसमें इस जेट में यानी इस लड़ाकू विमान के अंदर कुछ ऐसी तकनीकें हैं जिनको फ्रांस अपना एक तरीके से यूनिक मानता है, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। और उसमें कहीं ना कहीं फ्रांस ये चाहता है, फ्रांस को ऐसा लगता है कि उसकी जो रक्षा तकनीक है उसकी सुरक्षात्मक दृष्टि से ये एक तरीके से आउट हो जाएगी, और इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग का भी डर लगता है। यानी हो सकता है भारत इस पे रिवर्स इंजीनियरिंग कर ले। तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में है। कौन कौन सी तकनीकों को लेके समझो। एक, इसके अंदर स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा है राफेल के अंदर जो है, जिस पर अटका हुआ है फ्रांस। स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का कार्य क्या होता है वो समझिए। जैसे कि ये राफेल है, कोई भी लड़ाकू विमान है, तो दुश्मन अपने रडार से जब तरंगे भेजता है, जैसे दुश्मन का कोई भी मान लीजिए रडार सिस्टम है या डिफेंस सिस्टम है, तो वो अपने रडार से यहाँ से तरंगे भेजेगा। तरंगे भेजेगा तो ये तरंगे वापस जाकर हमारी इंफॉर्मेशन ना दे दें, इसलिए इन तरंगों को रोका जाता है। रोकने के लिए जैसे कि एक तो आरसीएस, रडार क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है उसको कम कर दिया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एक जैमर की तरह काम करता है। आने वाली जो रेडिएशन होती है रडार की, उनको ये क्या करता है, जाम कर देता है। जाम कर देता है तो ये रेडिएशन वापस नहीं जा पाती, इसकी लोकेशन का पता नहीं लग पाता, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। रडार के लिए मान के चलिए एक शील्ड की तरह काम करेगा, एक कवर ऐसे इस शील्ड बना देगा जिससे कि रडार की तरंगें जो हैं इसकी लोकेशन का पता नहीं कर पाएंगी। तो ये सिस्टम एक तो स्पेक्ट्रा। दूसरा इसके अंदर एक लगा है RBE2 ऐसा रडार, जो कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली ऐसे रडार है। ये रडार जो है ये भी फ्रांस की एक यूनिक टेक्नोलॉजी है। हालांकि ऐसा रडार भारत खुद बना चुका है, यानी भारत के पास ये तकनीक है। इस ऐसा रडार की जो खासियत होती है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस से टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, और एक साथ मल्टीपल जो टारगेट्स हैं उनकी ट्रैकिंग कर सकता है। बहुत सारे टारगेट को एक साथ में ये डिटेक्ट करके उनकी ट्रैकिंग करके उनका पता लगा सकता है, ताकि उनको एक साथ रोका जा सके, उन पर हमला किया जा सके। अब ये दोनों ही जो तकनीकें हैं इनको फ्रांस नहीं देना चाहता है, यानी इनका
फ्रांस ये कहता है इनका यूज आप कीजिए, इसके अंदर लगा रखे हैं, लेकिन इनमें कोई मॉडिफिकेशन किया जाए, ये किस तरीके से डेवलप की जाती हैं, इनका जो एक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो हम आपको नहीं देंगे। लेकिन भारत इसको पूरी तरह से ट्रांसफर चाहता है, टीओटी चाहता है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ पर फ्रांस जो है कहीं ना कहीं इनके जो सॉफ्टवेयर हैं उनको सीमित पहुंच जो है वो भारत की चाहता है, पूरी तरह से पहुंच भारत की नहीं होने देना चाहता। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग जो है उसका एक एनालिसिस आया, तो उसमें यह कहा गया कि RBE2 जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे है, इसका जो IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है इसके जो सॉफ्टवेयर की, वो फ्रांस नहीं देना चाहता। और इसके पीछे फ्रांस कारण क्या बता रहा है, वो बड़ा जेन्युइन सा कारण है। एक दफा देखें तो फ्रांस ये कहता है कि भाई हम लड़ाकू विमान बनाते हैं, यानी दसॉल्ट एविएशन जो कंपनी है वो कहती है कि हम लड़ाकू विमान तो हम बना रहे हैं, दसॉल्ट एविएशन आपसे डील कर रही है तो लड़ाकू विमान हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो ऐसा रडार लगा है वो रडार हमने नहीं बनाया है। दसॉल्ट एविएशन इस रडार को बनवाती है, एक कंपनी है जिसका नाम है थेल्स, ये भी फ्रांस की कंपनी है। लेकिन जो थेल्स कंपनी है वो कहते हैं कि वो इसका जो IPR है, इस सॉफ्टवेयर का जो पूरी टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर नहीं करना चाहती। और दसॉल्ट एविएशन जो है कहीं ना कहीं थेल्स का एक तरीके से सहारा लेकर भारत को ये कहता है कि हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि ये हम बनाते ही नहीं है, ये दूसरी कंपनी बनाती है, उससे हम लेकर यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, और यानी इसका IPR नहीं देना चाहते। सबसे बड़ी अहम जो बात है वो है सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या है दोस्तों, समझिए, ये इस पूरे लड़ाकू विमान का एक तरीके से समझिए माइंड है, इसका पूरा कंट्रोल सिस्टम, इसका मैनेजमेंट सिस्टम, इसका कंप्यूटराइज सिस्टम जो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करता है, इनको ऑपरेट करता है, वो है सोर्स कोड। अब सोर्स कोड की जो टेक्नोलॉजी है उसको फ्रांस नहीं देना चाहता है। क्यों नहीं देना चाहता है? फ्रांस को ऐसा डर है कि कहीं अगर हमने सोर्स कोड दे दिया तो इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग हो सकती है, और फ्रांस की जो रक्षा तकनीक है, फ्रांस की जो सुरक्षात्मक दृष्टि से जो तकनीक हमने डेवलप की है वो एक तरीके से आउट हो जाएगी, वो टेक्नोलॉजी आउट हो जाएगी। तो यहां पर फ्रांस जो है अपनी असमर्थता जता रहा है। लेकिन भारत क्यों चाहता है? भारत इसलिए चाहता है, पहली बात तो भारत टैग चाहता है भारत का, कि पूरी तरह से कि ये भारत में बना है। दूसरी बात, भारत इनमें ये जितने भी लड़ाकू विमान हैं इनमें मॉडिफिकेशन करना चाहता है। भारत के पास में तकनीकें, हम मिसाइलों की बात करें तो मिसाइलें फ्रांस से भी बहुत ज्यादा अच्छी मिसाइलें भारत ने डेवलप की हैं। रुद्रम मिसाइल है, एंटीशिप रेडिएशन मिसाइल हो गई, फिर हमारी अस्त्र मिसाइल है, एयर टू एयर जो मारक क्षमता वाली मिसाइल है। इन मिसाइलों को हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं और इनकी रेंज जो है उनको बढ़ाना चाहते हैं। तो ये यही राफेल जो हमें फ्रांस के द्वारा दिया जाएगा, हम इसको और घातक बना सकते हैं, लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब हमारे पास में सोर्स कोड होगा। और सोर्स कोड नहीं देगा तो फिर हम इसको वैसे ही यूज कर पाएंगे जैसा फ्रांस के द्वारा हमें ये दिया जाएगा। तो इसलिए भारत जो है इस पर अटका हुआ है। भारत यहाँ पर एक तरीके से अपनी जिद पर अडिग है कि हमें आप सोर्स कोड दोगे, ये सारी चीजें दोगे तो ही हम इसमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या फ्रांस झुकेगा? क्या फ्रांस बात मान जाएगा? 2 लाख करोड़, 3.25 लाख करोड़ इतनी बड़ी धनराशि है, तो इसमें क्या फ्रांस जो है अपनी बात से पीछे हट जाएगा? और क्या भारत, अगर फ्रांस नहीं मानता है तो क्या भारत इस डील को कैंसिल कर देगा? तो देखो यहां जो मुझे लग रहा है, जो एनालिसिस यहां पर किया गया है, जो विशेषज्ञ कह रहे हैं वो ये है कि इसके बीच का रास्ता निकाला जाएगा। बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता होता है ICD। ICD क्या है सर? ICD होता है इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स। इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट। अब ये इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स क्या होता है इसको समझिए आप। एक्चुअल में ये सोर्स कोड नहीं है, सोर्स कोड नहीं है, यानी सोर्स कोड इसमें फ्रांस को हमें नहीं देना पड़ेगा। तो फिर क्या है? ये एक ऐसा, आप कह सकते हैं एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी सहायता से इस लड़ाकू विमान के अंदर जो हार्डवेयर लगा है और जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर लगा है, उन दोनों को इंटीग्रेट किया जा सकता है बिना फ्रांस की सहायता के। यानी फ्रांस हमें अगर ICD देता है, यहाँ पर इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट की जो तकनीक है वो हमें दे देता है, तो हमें बार बार फ्रांस से नहीं पूछना पड़ेगा कि साहब हम अस्त्र मिसाइल जोड़ रहे हैं तो बताओ इसको कैसे जोड़ें। वहां से कोई वैज्ञानिकों की टीम, इंजीनियर्स की टीम आ रही है और वो उसके लिए बात कर रही है, ऐसा हमें नहीं करना पड़ेगा। अगर ICD दे देते हैं तो सोर्स कोड भी नहीं देना पड़ेगा फ्रांस को, और हमें जो है
अब इसको अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, तो बार बार फ्रांस के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसका जो सॉफ्टवेयर है और इसके साथ जो हार्डवेयर हम लगा रहे हैं, चाहे भले मिसाइल टेक्नोलॉजी हो या फिर कोई दूसरा रडार सिस्टम लगा रहे हैं, उन सबको जब इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए हमारे पास में ये डॉक्यूमेंट्स होंगे ऑलरेडी, और उनके माध्यम से हम इन दोनों को इंटीग्रेट करके यूज में ले सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बात जो बनने की संभावना है वो किस पर है? आईसीडी पर। और अगर फ्रांस सोर्स कोड दे देता है और जो रडार सिस्टम है उनके सॉफ्टवेयर की पूरी तकनीक हमें ट्रांसफर कर देता है, आईपीआर दे देता है, फिर तो सोने पे सुहागा है। नहीं तो यहां पर भी बात बनती है तो वो भी भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, आईसीडी की हम बात करें, जैसे कि सुखोई 30 एमकेआई में इसका उदाहरण देख सकते हैं। सुखोई 30 एमकेआई जो कि रूस से हमने आयात किया था, इस लड़ाकू विमान को भारत ने बहुत ताकतवर बना दिया है। सुपर सुखोई के नाम से अब इसको जाना जाता है। एक्चुअल में इस लड़ाकू विमान में जो मिसाइल्स लगी थी, वो मिसाइल्स बहुत ज्यादा अच्छी कैपेबिलिटी की नहीं थी। भारत के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है। तो भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सुखोई 30 एमकेआई से कैसे इंटीग्रेट किया? क्योंकि रूस ने हमें इसका आईसीडी दे दिया था। आईसीडी टेक्नोलॉजी देने के बाद में इसका जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ हार्डवेयर को जोड़ने की क्षमता हमारे पास आ गई थी। तो हमने आसानी से इसमें जो है सुखोई 30 के साथ में हमने हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को ऐड कर दिया है। और इसका एक हम अनुभव जो भारतीय सेना के पास में है वो ये है कि मिराज 2000 जो है, मिराज 2000 इसको हम अपग्रेड करना चाह रहे थे। काफी लंबे समय से हम अपग्रेड करना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीमित तकनीक थी फ्रांस के द्वारा जो हमें दी गई थी, तो उसकी वजह से हम इसे अपग्रेड नहीं कर पाए। और जब तक अपग्रेड करने का समय आया वो बहुत लंबा समय हो गया था, इसकी कीमतें भी बहुत बढ़ चुकी थी। तो कहीं ना कहीं भारत को ये पहले से सबक मिल चुका है। इसलिए भारत ये चाहता है कि हर तरह से हमें ये तकनीक जो है पूरी तरह से हमें ट्रांसफर की जाए। अब देखो राफेल की हम टेक्नोलॉजी के बारे में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राफेल जो है उसके दो संस्करण हैं, एक तो जिसका वायुसेना उपयोग करती है, एक नौसेना उपयोग करती है। इनमें ज्यादा जो एडवांस माना जाता है वो नौसेना वाला है। नौसेना वाला जो राफेल लड़ाकू विमान है, इसकी रेंज है 3700 किलोमीटर। इसमें दो क्रू मेंबर बैठ सकते हैं, यानी दो पायलट। इसकी जो मैक्सिमम रफ्तार है वो है 2200 किलोमीटर पर आवर, जो कि अपने आप में वैश्विक स्तर की तकनीक है। 50,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है, न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। इसमें एंटी शिप स्ट्राइक करने वाली मिसाइलें हैं, मिड एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम है, एडवांस रडार टेक्नोलॉजी है जो दुश्मन को बहुत दूर से ही डिटेक्ट कर सकती है, एंटी जैमिंग जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है वो इसमें लगा हुआ है। और राफेल मरीन जो है वो राफेल फाइटर जेट से ज्यादा एडवांस, इसीलिए इसमें बहुत सारी तकनीकें जो बताई जा रही हैं। 10 घंटे तक इसका फ्लाइट डेटा को रिकॉर्ड करने की इसकी क्षमता है। 9 टन तक के हथियार ले जाने की क्षमता इसके अंदर है। और हवा से हवा में मार करने वाले जो जहाज रोधी स्कैल्प मिसाइल्स हैं, जो कि सटीक प्रहार के लिए जानी जाती है, वो इसमें लगी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, जो पायलट बैठता है उसके सिर पर एक हेलमेट होता है, उसमें एक बहुत शानदार डिस्प्ले लगा रहता है। और उस डिस्प्ले की सहायता से हमारे जो पायलट हैं वो ऑल डायरेक्शंस में आसानी से देख सकते हैं और फिर कंट्रोल कर सकते हैं विमान को। इस विमान की, लड़ाकू विमान की 5 जो सबसे बड़ी क्षमताएं हैं उन पर भी एक बार नजर डालिए। इसके अंदर एक मिसाइल लगी है जिसका नाम है स्कल्प मिसाइल। ये लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाली मिसाइल है, जिसका ऑपरेशन सिंदूर के समय यहाँ काफी उपयोग किया गया था। एक इसके अंदर मीटियर मिसाइल है जो कि लॉन्ग रेंज की है, एयर टू एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखती है, हवा से हवा में मारक क्षमता वाली मिसाइल है। यहाँ पर भारत अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करना चाहता है। इसमें एलजीबी हैं। एलजीबी बहुत खतरनाक इसलिए हैं, लेजर गाइडेड बॉम्ब जो हैं, इनकी सहायता से दुश्मन के जो लड़ाकू विमान हैं या मिसाइल्स हैं, उन सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको आसानी से लेजर तरंगों का जो बॉम्ब है उसके माध्यम से नष्ट किया जा सकता है। 500 से 2000 पाउंड के बीच का ये बॉम्ब जो है इसमें लगा हुआ है। फिर इसमें एक है नॉन गाइडेड क्लासिकल बॉम्ब, जिसे एनसीबी कहते हैं। इससे जमीन पर बमबारी की जाती है और दुश्मन के कई जो कमांड सेंटर या कई सारी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठिकाने हैं, उनको नष्ट किया जा सकता है। और फिर है इसमें हैमर जीपीएस बम। हैमर जीपीएस बम जो है, इसमें जीपीएस के माध्यम से इसको डायरेक्शन दी जाती है और एक वांछित स्थान पर इसको गिराकर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो यहाँ कहने का मतलब, राफेल जो है
एक वैश्विक स्तर की और प्रूवन टेक्नोलॉजी है जिसको पूरी दुनिया मानती है, और भारतीय सेना में शामिल होने पर भारतीय वायुसेना की इसकी क्षमता जो है काफी बढ़ जाएंगी। लेकिन ये डील जो है कहां पर अटकी हुई है और क्या इसका सॉल्यूशन है, मैंने ये आपको आज एनालिसिस करके बताने की कोशिश की है। आपका क्या सोचना है? क्या फ्रांस सोर्स कोड देगा, या भारत इस डील को टाल देगा, या फिर आईसीडी टेक्नोलॉजी के साथ में हम आगे बढ़ जाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।